बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अर्थराइटिस, जो कि पीएमसी के सिलेबस में भी शामिल है और उन्होंने कहा है कि पढ़ना है अर्थराइटिस, रैमटॉइड अर्थराइटिस, ओस्टियो वगैरह, ये सब पढ़ना है। अर्थराइटिस शामिल है पीएमसी के सिलेबस में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल एमडी सिलेबस हम ये पढ़ेंगे। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडी की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकें। अगर आप एफएससी या इंटरमीडिएट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप साथ साथ नेशनल एमडी की भी तैयारी शुरू कर दें ताकि लास्ट 3 मंथ में जब लोग पढ़ रहे हों तो आप रिवाइज कर रहे हों। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो है दैट इज़ अ हेरिडिटरी डिजॉर्डर। ये एक हेरिडिटरी डिजॉर्डर हो सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। इसमें होता क्या है, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट हो जाती है। हो सकता है अर्थराइटिस जो है हेरिडिटरी भी हो सकता है कि आपके ख़ानदान में किसी को हो, दैट्स वाई आप पे ये बीमारी आ गई हो, ठीक है। और इसके अलावा इसमें होता क्या है, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं उनमें सोजन हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड अर्थराइटिस। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें सिम्टम्स होते हैं पेन आफ्टर वॉकिंग और एट रेस्ट। बहुत ज़्यादा दर्द होती है जब आप चलते हैं, ठीक है, जब आप वॉक करते हैं या आप रेस्ट में हों। उसके अलावा बहुत ज़्यादा क्रीपिंग साउंड आती है, क्रीकिंग साउंड आती है जॉइंट्स वगैरह में से। अच्छा, इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अप फ्रॉम चेयर से उठने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। पेन इन वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, ऊपर नीचे स्टेयर्स चढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होगी। अगर मैं सिंध बुक से बात करूँ तो सिंध बुक ये कहती है कि इसमें स्वेलिंग, पेनफुल और इमूवेबल जॉइंट्स हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स की, या बहुत ज़्यादा पेनफुल इमूवेबल जॉइंट्स हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंध बुक अर्थराइटिस हेरिडिटरी भी हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ये इंजरी की वजह से भी हो सकता है। आपको कोई इंजरी हो गई हो, उसकी वजह से भी अर्थराइटिस कॉज हो सकता है। और ऑल्सो ड्यू टू एजिंग, और वक्त के साथ साथ भी ये हो सकता है अर्थराइटिस। इसके अलावा अगर बात करूँ इसमें होता क्या है, इस पे अकॉर्डिंग टू सिंध बुक जो कार्टिलेजेस होते हैं दैट इज़ डीनेचर बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। याद रखिएगा, कैल्शियम की डिपोजिशन हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी होती है, कार्टिलेज के लिए ज़रूरी नहीं होती। अगर कार्टिलेज पर अगर कैल्शियम की डिपोजिशन होगी तो वो बोन्स की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और कार्टिलेज बोन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज डीनेचर हो जाते हैं क्योंकि उस पर डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम की, और कार्टिलेज बोन की तरह हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि कार्टिलेज जॉइंट्स के पास भी मौजूद होते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, वो पेनफुल हो जाते हैं और वो हिल भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, स्टिफ और हार्ड हो जाते हैं। पर्सन मतलब क्रिपल्ड हो जाता है बिल्कुल ही। ऑनली रिमूव बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स। ये कैसे हो सकता है सही? अर्थराइटिस जो हो सकता है तभी सही हो सकता है जब जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट कर दी जाए रबर और प्लास्टिक के जॉइंट से बाय सर्जरी। अच्छा, इसके अलावा रिप्लेस स्टिफ हिप एंड नी जॉइंट भी होते हैं इसमें अर्थराइटिस में, ठीक। अच्छा, टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस पढ़ते हैं दैट इज़ फ्रॉम फेडरल बुक। टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस में सबसे पहले आ जाता है ऑस्टियो अर्थराइटिस। याद रखिएगा, ऑस्टियो अर्थराइटिस एक कैसा डिजीज़ है? ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। एटिकुलर कार्टिलेज सॉफ्ट एंड डीजेनरेट। इसमें होता क्या है, इसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और डीजेनरेट हो जाते हैं। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है, कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है? ये नी, हिप और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के जो जॉइंट होते हैं उनको अफेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा अच्छे से कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन कौन सी चीज़ को अफेक्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेमटॉइड अर्थराइटिस की, रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। फर्स्ट वन ऑस्टियोआर्थराइटिस जो था वो कौन सा डिजॉर्डर था? प्रोग्रेसिव। रेमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे डिजॉर्डर है? ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है, ठीक। इसके अलावा इसमें होता क्या है, इसमें साइनोवियल जॉइंट जो होता है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके पास साइनोवियल जॉइंट के पास। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है रेमेटॉइड अर्थराइटिस में, उसकी सूजन हो जाती है।
अच्छा, ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है ड्यू टू फॉल्टी इम्यून सिस्टम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, क्योंकि फॉल्टी इम्यून सिस्टम की वजह से। और इसमें अफेक्ट क्या होता है? इसमें जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, इसमें डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स होती है रेमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। अच्छा, अगर मैं गॉटी अर्थराइटिस की बात करूँ, सो गॉटी अर्थराइटिस जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? इसमें एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड रिटेन इन ब्लड, यानी कि यूरिक एसिड जो होता है वो बॉडी से निकलता नहीं है, बल्कि वो रुकना शुरू हो जाता है, रिटेन्ड होता है ब्लड में, जिसकी वजह से सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स पर। क्योंकि गॉटी अर्थराइटिस में ये होता है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो रहा है कि कोई एंजाइम्स नहीं आए हैं यूरिक एसिड को ख़त्म करने वाले, और बहुत ज़्यादा बॉडी में यूरिक एसिड हो गया है, जिसकी वजह से सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट पर जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। सो इसमें अफेक्ट क्या होता है? सो इसमें आपका अफेक्ट होता है बिग टो, यानी कि अंगूठा। ठीक है। सो गॉटी अर्थराइटिस जो कि सिलेबस में भी शामिल था, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बाद में शामिल हो जाए, तो अभी से इसे पढ़ लेते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस में रिड्यूस हो जाता है बोन मास, जो बोन का मास होता है वो कम हो जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये कितनी उम्र में होता है? ये 20 to 25 एज में होता है। ठीक है, 20 to 25 एज में आपका बोन मास इंक्रीज होता है। सॉरी, मैं कुछ और समझी थी। सो इसमें रिड्यूस होता है बोन मास, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है फ्रैक्चर का जो मतलब रिस्क। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बोन मास इंक्रीज होता है वो 20 to 25 एज में आपका बोन मास इंक्रीज होता है, बट फॉल्स इन बोथ सेक्सेस, लेकिन दोनों सेक्सेस में ज़्यादा कम हो सकता है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्यों है? क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि वुमेन में होता है। अच्छा, बोन रिजॉर्प्शन एक्सीड बोन डिपोजिशन, यानी कि यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन, बोन्स का टूटना ज़्यादा हो जाता है बोन की डिपोजिशन से ज़्यादा, यानी कि बोन के बनने से ज़्यादा बोन्स टूटना शुरू हो जाती हैं। इंक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज बोन मास, इंक्रीज टॉलरेंस फॉर बोन लॉस। सो याद रखिएगा, जितनी आप कैल्शियम लेंगे उतना ज़्यादा बोन मास होगा, क्योंकि बोन मास के कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। क्योंकि आप कैल्शियम ज़्यादा लेंगे सो इंक्रीज होगा बोन मास, और कम चांसेस होंगे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सके, लॉस हो सके बोन मास। सो ये वुमेन में होता है 20 to 30 एज में। सो इसलिए कैल्शियम का इंटेक करना चाहिए वुमेन को 20 to 30 एज में। सो होप सो आपके लिए आज का लेक्चर जो है वो फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आपको कुछ समझ आया, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ सीखना है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं और हम मेहनत करके बहुत ज़्यादा अच्छे नेशनल MD कैट में मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।